अब हम बुलाना चाहेंगे ज्योति नायक जी को। ज्योति जी से आप भली भांति परिचित है, वो इस मंच पर आती रहती हैं और अपनी कविताएं सुनाती रहती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं और आज कहानी लेकर आई हैं हमारे साथ। तो आज की जो मेरी कहानी है वो इस आधार पर है कि हमेशा हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी होता है अच्छा बुरा, उसके पीछे कुछ ना कुछ भगवान कारण लिखता है और उस कारणों के लिए ही आपकी जिंदगी में वो घटनाएं होती हैं, वो अच्छी हो या बुरी। उसी के ऊपर आज की मेरी रचना है और ये एक सत्य घटना है। गांव से मैं शहर में शिफ्ट हुई। फ्लैट्स की किसी का किसी से कोई संबंध नहीं, केवल आते जाते हल्की सी मुस्कुराहट, हाय हेलो, बस। और जहां गांव में अजनबी भी आपसे रुक कर कुछ देर बातें करेगा, आपसे पूछेगा और फिर आगे जाएगा। तो ऐसी दो संस्कृतियों के दो तरह के वातावरण में मैं अपने को खूब बेचैन महसूस कर रही थी। सोचा थोड़ा सा बाहर घूम कर आऊं, देखूं आसपास क्या है। शाम के वक्त मैं टहलने के लिए निकली। पास में एक बहुत सुंदर बगीचा था। काफी अलग अलग उम्र के बच्चे, बड़े बूढ़े सब बगीचे में थे। मैं अंदर गई। घूमते घूमते एक बेंच के वहां देखा कि एक उम्र दराज स्त्री बैठी हुई थी। शांत, प्रभावशाली व्यक्तित्व था। देखकर लगता था कि हाँ, काफी अनुभवी और अच्छे विचारों वाली महिला होगी। अकेली बैठी थी। मैं धीरे से उनके पास जाकर बैठी, फिर उनसे कहा नमस्ते। वो अपने विचारों में खोई थी। एकदम पलट कर उन्होंने मुझे देखा और कहा नमस्ते। मैंने कहा मेरा नाम ज्योति है। उन्होंने भी अपना नाम बताया। कुछ पल फिर खामोशी रही। थोड़ी सी बातें हुई, बगीचा अच्छा है, इस तरह की बातें, और हम वापस चल दिए। जाते जाते मैंने उनसे पूछा आप रोज यहाँ आती हैं? तो कहने लगी हाँ, रोज शाम को मैं इस वक्त 1 घंटे के लिए यहाँ आकर बैठती हूँ, मुझे काफी अच्छा महसूस होता है। फिर मैं भी रोज उसी वक्त वहां जाकर उसी बेंच पर बैठती, वो भी आकर बैठती। धीरे धीरे हमने एक दूसरे का परिचय जानना शुरू किया। मैंने अपना पूरा परिचय उन्हें दिया, क्या करती हूँ क्या नहीं करती सब कुछ बताया। लेकिन जब भी मैं उससे उनका परिचय पूछती, वो कुछ पल के लिए खामोश हो जाती और शब्दों को एक नई दिशा की ओर ले जाती। काफी दिनों तक ऐसा चलता रहा। लेकिन उन बातों से मुझे यह पता पड़ा कि वो यही पास में इसी जगह रहती। कुछ दिन बीते, फिर एक दिन वो बगीचे में नहीं आई। 1-2 दिन करते 8 दिन बीत गए, वो बगीचे में नहीं आई। मुझे काफी अकेलापन महसूस हुआ। ये भी लगा कि बीमार है, क्या हो गया। उत्सुकतावश मैं एक दिन शाम को उस मकान की ओर मुड़ गई जहां उन्होंने कहा था वो रहती हैं। एक छोटा सा बंगला था, बाहर सुंदर बगीचा था। मैंने जाकर दरवाजा खटखटाया। एक मध्यम वयीन स्त्री ने दरवाजा खोला और पूछा कहिए। मैंने कहा मुझे आंटी जी से मिलना है, बहुत दिन से आई नहीं बगीचे में, इसलिए आई हूँ। तो बोली हाँ आइए, वो बीमार है। उसने दरवाजा खोला, मैं अंदर गई। बड़ा हॉल था, सादगी से सजा हुआ, छोटा सा फर्नीचर। मैं बैठ गई। आसपास कमरा देखने लगी तो एक दीवार पर 2 तस्वीरें लगी हुई थी। एक अधेड़ व्यक्ति की थी और एक युवा की थी। मैं एक तस्वीरों को गौर से देख रही थी, इतने में पीछे से आवाज आई, आ गई तुम? मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। मैंने पलटकर उन्हें देखा, काफी थकी हुई लग रही थी। मैंने उनको कहा नमस्ते, आप क्यों नहीं आ रही? तो कहने लगी मैं बीमार थी, अब ठीक हूँ, आइए आओ बैठो। हम दोनों बातें कर रहे थे, इतने में उस कमरे में अंदर से बाहर 2-4 लड़के लड़कियां अंदर बाहर आ रहे थे। मैं उनको आश्चर्य से देख रही थी। हर लड़का लड़की चेहरे से इससे अलग अलग दिख रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि ये मेरा परिवार है। मुझे आश्चर्य हुआ। कहने लगी ये जो तुम दीवार पर तस्वीरें देख रही हो ना, ये जो बड़ा उम्रदराज व्यक्ति है ये मेरे पति हैं, और ये जो युवा है ये मेरा बेटा है।
और इसकी भी एक कहानी है। गांव में मेरे पति शिक्षक थे। हमने वहां एक छोटा सा जमीन लेकर छोटा सा घर बनाया था। गांव में हम बच्चों को पढ़ाते भी थे, सोशल वर्क भी करते थे। और मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था। धीरे धीरे जब वो कॉलेज में आया तो बहुत अच्छे नंबरों के कारण उसका इसी शहर में कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ। जाते वक्त मैंने बेटे से कहा कि बेटा, गांव की संस्कृति और शहर की संस्कृति में बहुत फर्क होता है। तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, थोड़ा हिम्मत से रहना पड़ेगा। डर कर रहोगे तो रह नहीं पाओगे। समझाकर मैंने बेटे को भेजा कॉलेज। 15 दिन बाद जब वो वापस आया कुछ दिन के लिए तो काफी मुरझाया हुआ, थका सा लग रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या बात है, खाना ठीक से नहीं खाते या कुछ और तकलीफ है, पैसे कम पड़ते हैं क्या? तो हंसकर बोला, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। 2 दिन रहकर चला गया। उसके बाद फिर 1 महीने बताया और ज्यादा दुबला लग रहा था। मैंने फिर उससे पूछा, बेटा क्या बात है, कुछ बताओ ना। तो कहने लगा, नहीं कुछ नहीं बा, दिन भर खोया रहता, किताबों में पढ़ता रहता, कुछ तो भी। चला गया वापस। मुझे कुछ तो भी अंदर से बेचैनी महसूस हो रही थी, कुछ तो भी कम ज्यादा उसके साथ हो रहा है। और 2 दिन बाद अचानक उसके कॉलेज से फोन आया कि आपके बेटे ने आत्महत्या कर लिया। हमारी जिंदगी ठहर गई। हम दोनों कॉलेज में पहुंचे। उस वक्त रैगिंग का जो प्रकार था बहुत ज्यादा हर कॉलेज में, शहरों में होता था। और उस रैगिंग के कारण, उस तकलीफ, उस डर के कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। हमने कॉलेज के स्टाफ से, प्रिंसिपल से बातें की, सब कुछ किया। उन्होंने अपने हाथ झटक लिए और कहा कि उसने हमें कभी कुछ बताया नहीं। हम दोनों वापस आए। हमारी दुनिया उजड़ गई थी, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कुछ दिन बीते। एक दिन उस गांव के कुछ व्यक्ति हमारे पास आए। कहने लगे कि मैडम, हमारी बेटी और हमारे बेटे दोनों बहुत अच्छे पढ़ाई में आपके कारण अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा, बहुत अच्छी बात है, मिठाई खिलाएंगे। फिर मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ भेज रहे हैं बेटों को पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए? तो उन्हें कहा, नहीं, हम उनको नहीं पढ़ाएंगे, यही रह के वो जो कुछ करना चाहे करेंगे। मैंने आश्चर्य से पूछा, इतने होशियार बच्चे हैं, आप क्यों उनका करियर बर्बाद कर रहे हैं? कुछ पल खामोश रहे, फिर कहने लगे, आपके बेटे का जो हुआ वो हम हमारे बेटों के साथ नहीं करना चाहते। सच मानिए, वो एक वाक्य, उस एक वाक्य ने मेरे जीवन की दशा बदल दी। मैंने उसी वक्त सोचा कि मैंने एक बेटा खोया है। उसके गम में मैं इतनी डूब गई हूं कि मैंने आसपास देखना ही छोड़ दिया। मैं शिक्षिका हूं। मेरे बेटे के साथ जो वो किसी के साथ होना नहीं चाहिए। मुझे इस दिशा में कुछ सोचना चाहिए। और उसी पल मैंने उनसे कहा, आप रुकिए, मैं कुछ करूंगी। और फिर मैंने अपने पति के साथ मिलकर हमारा गांव का सब जमीन और ये सब बेचा, नौकरी छोड़ी और हम शहर में आए। और ये जो बंगला तुम देख रही हो, ये बंगला हमने खरीदा। और उसके बाद से उस गांव में जो भी बच्चे, लड़के लड़कियां पढ़ाई में होशियार होते हैं लेकिन गरीबी के कारण, पैसों की कमी के कारण जा नहीं पाते, उनको हम अपने यहाँ रखते हैं। उनको खुद कमाकर, कुछ पैसे कमाकर अपने माँ बाप की हेल्प करना सिखाते हैं। उनको जिंदगी से लड़ना सिखाते हैं। उनको ये बताते हैं कि डर कर जीना नहीं है। गांव के हो इसलिए शर्म नहीं है। हर परिस्थिति से हर वक्त खुद को निडर पाओ और खड़े रहो। और एक बात और, कि हर तकलीफ केवल अपने तक सीमित मत रखो। आपके पास जाओ, आपके दोस्त हैं, माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, हर तकलीफ उनसे शेयर करो। अपने आप उस तकलीफ को सुलझाने का कोई ना कोई मार्ग निकल आता है और जीवन आगे बढ़ेगा। और इस तरह मैं, आप जानती हो, मैंने एक बेटा खोया, लेकिन आज इन 4-5 सालों में मैं 20-25 बच्चों को एक नया जीवन दे चुकी हूँ।
और वो खामोश हो गई। मैं धीरे से खड़ी हुई, मैंने झुककर उनके पांव को छुआ और कहा, सच में आज तक मैं केवल अपने लिए सोचती थी, लेकिन आज आपने जो कुछ कहा या आप जो समाज के लिए कर रही हैं, उसके लिए मैं आपको झुक के प्रणाम करती और मैं चल दी।